हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में ये हमारा थर्ड वीडियो है रिगार्डिंग दी इन्वेस्टिगेशन। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसीजर की हम बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसीजर के लिए चैप्टर 12 में सेक्शन 154 से लेके 176 तक बताया गया है इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर। लास्ट के दो वीडियोज़ में, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अगर आपने नहीं देखे तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लें। हम 154 से 164 तक कवर कर चुके हैं दोनों वीडियोज़ में। आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 165 से, यानी कि सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर और आईओ, ये हम आज बात करेंगे। तो अपने वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट करते हुए चलें। अपने साथ आपका बेरेक्ट और आपका नोटबुक आपके साथ होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सेक्शंस को प्लीज़ बेरेक्ट में भी हाईलाइट करें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी नोट करते हुए चलें। तो चलते हैं अपने वीडियो के साथ आगे और देखते हैं 165 से सर्च के बारे में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 165 सर्च बाय दी पुलिस ऑफिसर। देखिए, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कैसे सर्च कर सकता है। पुलिस ऑफिसर के पास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, क्या ग्राउंड हो सकते हैं कि भी कोई स्पेसिफिक थिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो उस जगह पे मिल सकती है। या फिर वो जो ऐसी जो कोई चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है जो विदाउट सर्च नहीं किया जा सकता और अगर उसमें डिले करेंगे तो दैट मे बी लॉस्ट और वहाँ से उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। इन दोज कंडीशंस सर्च हो सकती है। तो देखिए, सेक्शन 93 में सर्च वारंट इशू होता है और सेक्शन 100 आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ पढ़ना। सेक्शन 100 आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताता है कि कैसे होगा। भी कम्युनिटी के दो आदमी चाहिए रिस्पेक्टेबल, उस कम्युनिटी के लोकेलिटी के नहीं है तो अगल बगल की किसी लोकेलिटी के रिस्पेक्टफुल दो व्यक्ति चाहिए जिनकी प्रेजेंस में होगा। लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी, जिसका घर है उसको भी दी जाएगी, साइन कराए जाएंगे जो विटनेस साथ में थे। तो ये पूरा प्रोसीजर 165 में दिया है कि पुलिस ऑफिसर कब आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पे कर सकता है। यहाँ दोनों चीज़ें हैं, पुलिस को पावर भी दी गई है और पुलिस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं जिससे सिटीजन्स को परेशान ना होना पड़े। हम बेरेक्ट पढ़ते हैं कि व्हेन एवर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, देखिए या तो एसएचओ या फिर आपका आईओ, इनमें से कोई भी जो अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है क्या बिलीव करने के कि एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए ऑफेंस की, विच ही इज ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट, जो देखिए आईओ जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज है और उसका रैंक जो हमने बात की थी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जनरली एसआई रैंक के होते हैं, मे बी फाउंड इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट में जिसका वो इंचार्ज है, और विच ही इज अटैच, या जिस पुलिस स्टेशन में उसको अटैच किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन बी अदरवाइज ऑब्टेन विदाउट अनड्यू डिले, उसके हिसाब से भी डिले नहीं करना है, बिना डिले उस चीज़ को प्राप्त करना पड़ेगा। एंड सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग द ग्राउंड्स, भाई वो ग्राउंड राइटिंग में लिखेगा कि वो उसको ऐसा विश्वास क्यों हुआ है, और वो जो राइटिंग लिखेगा थिंग्स फॉर विच सर्च इज टू बी मेड, सर्च कॉज सर्च टू बी मेड फॉर सच थिंग इन एनी प्लेस विद इन दी लिमिट ऑफ सच स्टेशन। तो यहाँ पे कह दिया कि पुलिस वाले के पास जो रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, जो उसको ग्राउंड उसको रिटर्न में अपने यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब जो पुलिस ऑफिसर प्रोसीड करता अंडर सब सेक्शन 1 किस चीज़ के लिए, सर्च करने के लिए, तो वो इन पर्सन सर्च करेगा। और मान लीजिए भाई वो इन पर्सन सर्च नहीं कर पा रहा है, देयर इज नो अदर पर्सन कम्पिटेंट टू मेक दिस सर्च प्रेजेंट एट टाइम, और उस टाइम को दूसरा व्यक्ति है नहीं, तो ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग इज रीजन फॉर डूइंग सो, तो उसमें अपना रीज़न लिखिएगा कि मैं इन पर्सन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी दूसरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, यानी कि उसके नीचे पुलिस वाला जो भी वहाँ होगा उसको सर्च के लिए वो भेज सकता है।
ही शैल डिलीवर सच सबॉर्डिनेट ऑफिसर इन ऑर्डर राइटिंग, और राइटिंग में उसको ऑर्डर देगा कि जाओ तुम सर्च करो, उसमें प्लेस स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे सर्च होनी है। थिंग्स फॉर विच, और सर्च भाई क्या थिंग, क्या ढूंढना क्या है तुम्हें ये भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए ने कंप्लेन की कि जी मेरे घर से यही आइटम चोरी हो गई, और भाई पुलिस अफसर पहुंच गया बी के घर सर्च करने के लिए, और ऐसे आइटम की सर्च कर रहा है जो कि उस कंप्लेंट में है ही नहीं, उस एफआईआर में है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। ओनली कन्फाइंड टू दैट केस ऑफेंस ओनली, उसी को वो सर्च कर सकता है। प्रोविजन है जो इस कोड के सर्च वारंट के, ये जो हमने सेक्शन 100 की हमने बात की थी उसके प्रोविजंस को देखेगा, यानी कि उस लोकेलिटी के 2 व्यक्ति होंगे रेस्पेक्टफुल, अगर वहाँ नहीं है तो बगल वाली लोकेलिटी से बुलाएगा और उनकी प्रेजेंस में ही सर्च होगी, और उसकी एक लिस्ट बनाए, पूरे ग्राउंड दे रखे हैं सेक्शन 100 में। अगर आप पढ़ेंगे तो भी क्या क्या ड्यूरिंग सर्च पुलिस वाले को क्या क्या करना होता है। अभी कॉपी ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 सेल फोर्थ विद बी सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, भाई जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंस का, उसके पास वो भेजा जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्या क्या भाई ड्यूरिंग सर्च मिला है उन्हें। एंड ऑनर और ऑक्यूपायर को भी एक दी जाएगी, यानी जिसके घर की आपने सर्च किया उसको भी आप दोगे। ऑन दी एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जब एक मैजिस्ट्रेट को कॉपी आपने भेज दी तो जो ऑनर और ऑक्यूपायर है वो मैजिस्ट्रेट साहब से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से एक कॉपी ले सकता है मैजिस्ट्रेट से। एक एप्लीकेशन देगा कि जी मेरे घर की सर्च की गई, क्या क्या आइटम सर्च किए गए, क्या क्या सीज किया गया, मुझे लिस्ट दे दीजिए, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ दे देंगे। ये आपका सेक्शन 165 था। अभी देखिए सर्च वारंट की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात कैसे आ गई यहाँ पे, देखिए भाई आर्टिकल 20(3) जो है आपको इसको कंपेयर करना होगा आपको सर्च के साथ, सर्च के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्च कि भाई जो सर्च वारंट रहेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे MP शर्मा, ये केस नोट कर लीजिए, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का ये केस है, जो कि क्रिमिनल लॉ जनरल 1865। तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट नॉट इंटेंडेड टू बी चार्टर फॉर द लॉलेस, and there is nothing in article 20 of sub article 3 of the constitution to prevent a search under the provision of code। तो सर्च वारंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस केस में बताई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 3 में कि किसी भी प्रोविजन को जो सर्च वारंट इशू होते हैं अंडर CRPC वो वायलेट नहीं करता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट को। नेक्स्ट सेक्शन 166 कि व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। अब ये क्या है कि मान लीजिए अभी किसी दूसरे पुलिस थाने के लिमिट में आता है। 165 में आपने देखा कि भाई आपके थाने की बात हो रही थी, यानी कि जिस IO या जो SHO था उसकी लिमिट्स में जो काम था, लेकिन अभी क्या है, अभी जाना पड़ेगा दूसरे के उसमें। तो जब दूसरे के उसमें होगा तो वहाँ पे क्या होगा, 166 इसकी बात करता है कि पावर टू कंडक्ट द सर्च इन लिमिट ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन। इसको ऐसे याद कीजिए कि ये पावर है टू कंडक्ट द सर्च, सर्च कहाँ करनी है, इन अनदर पुलिस स्टेशन, दूसरे पुलिस स्टेशन में। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ SI, सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्या कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट कर सकता है, बोल सकता है उसको, वेदर इन सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, या तो सेम डिस्ट्रिक्ट में अलग में हो, टू कॉज ए सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस, कि भाई कहीं सर्च है वो सर्च आप करो वहाँ पे और मुझे उसकी रिपोर्ट दे दो, मुझे इस केस में चाहिए, वो आपके पुलिस स्टेशन के दायरे में आती है। सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड,
shall proceed according to provision of section 165। तो दूसरा पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में वो सर्च होनी है, उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एज पर 165 जो हमने अभी पढ़ा था उसके हिसाब से वो यहाँ पे सर्च करेगा, और जो कुछ उसको मिलेगा वो उस ऑफिसर को जिसकी रिक्वेस्ट पे वो सर्च की गई थी उसको भेज देगा। एंड व्हेनेवर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट डिले occasioned by requiring an officer in charge of another police station। भाई मान लीजिए अगर जहाँ लगता है कि दूसरे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बोलेंगे तो वहाँ पे डिले हो सकता है, और जो डिले है उससे एविडेंस जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के वो कंसील किए जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। भाई एविडेंस हो सकता है ना मिले, तो वहाँ पे लॉफुल होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के लिए या पुलिस ऑफिसर यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पुलिस स्टेशन की बात है, कॉज टू सर्च एनी प्लेस लिमिट्स ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 165। यानी कि वो खुद भी उस पुलिस थाने के दायरे में जाकर सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लो जैसे कि वो उन्हीं के थाने में हो। अब यह जब कर तो लिया आपने, दूसरे पुलिस स्टेशन के थाने में जाके कर लिया आपने, तो लेकिन जब कर लोगे तो एक नोटिस भेजोगे किसको? अफसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जिसके थाने की लिमिट में गए उसके एसएचओ को एक नोटिस दोगे आप कि भाई हम यहाँ पे इस सो प्लेस में सर्च कर रहे हैं, और एक नोटिस जो है और कॉपी ऑफ लिस्ट भी उसको दोगे, जो आप सेक्शन 100 में कॉपी तैयार करते हो ना, क्या क्या आइटम आपको मिले, और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भी दोगे जो कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉपी रिकॉर्ड अपने सेक्शन 1(3) ऑफ 165 में जो हम कॉपीज दे रहे थे, और वहाँ पे ऑक्यूपायर भी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। ऑनर एंड ऑक्यूपायर ऑफ प्लेस सेल ऑन एप्लीकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उसको जो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट को भेजी गई है। ये आपका 166 आपने देखा। अभी देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, 165 और 166 दोनों ही सर्च की बात करते हैं। 165 अपने थाने में बात करता है और 166 दूसरे थाने की बात करता है। अभी 166A ये पहले नहीं था, इसको 1990 में इंसर्ट किया गया था। ये क्या है कि एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। मान लीजिए कहीं पे इंडिया से बाहर अगर किसी को कोई सर्च करनी है तो इन दैट कंडीशन क्या होगा? भाई आप इंडिया में तो हो नहीं, बाहर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये उसकी बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है, कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है किसी दूसरे कोर्ट को। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, if in the course of an investigation into an offence an application is made by the investigating officer to any officer superior, अपने से सीनियर अफसर के पास वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि जनाब एविडेंस चाहिए, और वो जो एविडेंस है वो दूसरी कंट्री में है, आउटसाइड इंडिया है, तो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है। इसको हाईलाइट कर लें, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है कहाँ पे? उस कंट्री के कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को जो कंपिटेंट है डील करने के लिए, वो वहाँ पे वो सर्च कराई जा सकती है। तो यहाँ पे एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाता है और रिकॉर्ड जो है स्टेटमेंट का वो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, और वो वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे एविडेंस को जो उन्होंने कलेक्ट किया है ऑथेंटिकेटेड कॉपीज के साथ में। सो कलेक्टेड द कोर्ट इशूइंग सच लेटर, जिस कोर्ट ने वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया था उस कोर्ट को वो भेज देगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर, कैसे भेजा जाएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? ये डिसाइड करने का वही सेंट्रल गवर्नमेंट को है, नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे जैसे उनका मन करेगा। एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट थिंग रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 1, जो भाई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बाद जो चीज़ें जो रिकॉर्ड आपको वहाँ से मिला है, shall be deemed to the evidence collected during the course of investigation, वही वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे 165 और 166 में हमने माना था ना, उसी तरह से उसको पार्ट माना जाएगा। अभी यहीं पे 166B भी आ जाता है। 166B क्या कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये उसका जस्ट अपोजिट बात करता है। देखिए 166A में हमने लेटर भेजा था, 166B में हमें लेटर मिला है दूसरी कंट्री से, फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट एंड अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। भाई इंडिया में भेजा गया, भाई कनाडा से किसी ने भेज दिया कि जी आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन कराओ पंजाब में, ये
हमें वहाँ से सर्च करनी है, वहाँ से चाहिए हमें एविडेंस। तो जैसे ही वो आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलता है, एन अथॉरिटी इन कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया competent to issue such letter that country or place or examination of any person, production of any document, thing, relation, offense of under investigation in that country। तो वहाँ पे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट रोल में आ जाती है, क्योंकि विदेश से जब कुछ आया तो कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो आएगी बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को, किसको, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को करेगी, या फिर सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को करेगी, या कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर उसने इस बिहाफ पे किसी को अपॉइंट किया है तो। जनरली चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और सीजेएम। द पर्सन बिफोर, वो उस व्यक्ति को सम्मन भेजेंगे जिसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई थिंग वहाँ से लेनी है सर्च करके तो वो लेंगे। एंड सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेटर भेजेगी कि भाई इन्वेस्टिगेट करना है इस ऑफेंस में, यानी जिस पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में वो बंदा रहता है, वो प्लेस जहाँ से एविडेंस लेना है वो लिया जाएगा, और उसको इसी तरह से किया जाएगा, मान लो ये ऑफेंस इंडिया में ही हुआ हो, यानी कि जो प्रोविजन हमारे यहाँ लगते हैं वही प्रोविजन हम उनके लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पे भी लगाएंगे। अब हमने सर्च कर ली, कैसे सर्च करेंगे, 165, 166 के हिसाब से ही एविडेंस ले लिया, और जो भी एविडेंस हमने लिया है, कलेक्ट किया है, ऑथेंटिकेट कॉपीज के साथ में, हमें भी तो ऑथेंटिकेट कॉपी मिली थी 166A में, हम भी ऑथेंटिकेट कॉपीज के साथ में जो कुछ कलेक्ट हुआ है वो फॉरवर्ड कर देंगे बाय द मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट भाई जैसा उसको आगे ठीक लगेगा वैसा वो करेगी। तो 166A में आपसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, 166B में हमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलता है बाहर से। ये आउटगोइंग है, ये आपका इनकमिंग है, आउटगोइंग कॉल एंड इनकमिंग कॉल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी आ जाता है 167। आपको ध्यान होगा सेक्शन 57 हमने जब किया था तो सेक्शन 57 में हमने एक बात कही थी कि पुलिस अफसर जो है किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता है विदाउट मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। भाई मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना 24 घंटे से ज़्यादा बिना वारंट किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको वारंट चाहिए उसके ऊपर रखने के लिए। अगर मान लो 24 घंटे के अंदर आपने भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की, अगर आप जांच नहीं कर पाए तो आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, और अगर आप जांच के लिए उसको 24 घंटे से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आपको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 57 में पढ़ा था। तो क्या होगा कि जब जो इन्वेस्टिगेशन है आपकी, इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो क्या चाहिए, उसको हमें रिमांड में रखना पड़ेगा। पुलिस रिमांड की डिमांड करते हैं और उसका प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 167 में। सेक्शन 167 आपको बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो किस तरह से उसका रिमांड मांगा जाएगा, कितने कितने दिन के लिए। तो ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जो भी कुछ बता रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन दोज थिंग्स। अपने बेरेक्ट खुद हाईलाइट करें ही करें, साथ साथ केस लॉज डिस्कस करेंगे वो भी लिखें। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ये हो जाता है कि आप मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, तो जो वर्ड्स बोले जाते हैं प्लीज़ उनको भी नोट डाउन कर लें। सेक्शन 57 में आपने देख लिया कि वे 24 आवर्स तक रखना है। अब कस्टडी की हम बात करते हैं कि कस्टडी में रखा जाएगा। 24 आवर से ज़्यादा नहीं रखना, 24 आवर से ज़्यादा रखेंगे तो मैजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत है अंडर सेक्शन 167। अब ये कस्टडी देखिए दो तरह की होती है। एक होती है आपकी जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक अभिरक्षा, और एक होती है आपकी पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और जुडिशियल कस्टडी में कहाँ रखा जाता है, जेल में। दोनों डिफरेंस को समझिए। जब पुलिस किसी एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए अपने पास रखती है, कहते हैं ना पुलिस ने रिमांड पे ले लिया, तो यहाँ पे
15 डेज मैक्सिमम मिल सकता है। हम 167 में ये प्रोविज़न पढ़ेंगे। और भाई जेल में अगर रखा गया है, उसको जेल में भेज दिया गया है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस 15 डेज मैजिस्ट्रेट विल सेंड द एक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में 90 डेज और 60 डेज के क्लोज होते हैं, जिनको हम 167 में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरा मेन मोटो यहाँ पे कि आपको ये डिफरेंस समझाना कि जुडिशियल कस्टडी किसे कहते हैं और पुलिस कस्टडी किसे कहते हैं। यानी कि जब मैजिस्ट्रेट किसी को जेल में भेज देता है, हवालात में भेज देता है, तो वो जुडिशियल कस्टडी हो जाती है प्रिजन में, पुलिस स्टेशन में नहीं। देखिए, पुलिस का काम अलग होता है और जेल का काम अलग होता है। जेल में कैदियों को रखा जाता है, यानी कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, वो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर में आ जाता है। लेकिन जब वो पुलिस कस्टडी में है, तो वो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके या SHO अफसर इंचार्ज के अंडर में रहता है, और यहाँ पे एक्यूज से पूछताछ की जाती है फॉर द इंक्वायरी। अभी हम सिर्फ सेक्शन 167 हम पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सेक्शन 167 को अगर आप देखेंगे बेयर एक्ट में, सिंपल से क्या बात कहता है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। भाई 24 आवर्स तक एज पर सेक्शन 57 आप रख सकते थे, पुलिस उसको अरेस्ट करके रख सकती थी, लेकिन उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है, कस्टडी, किस कस्टडी में, यहाँ पे पुलिस कस्टडी की बात की गई है। इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स एज फिक्स्ड बाई सेक्शन 57 एंड देर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट। यहाँ पे कुछ ग्राउंड है कि एक्यूजिशन और इन्फॉर्मेशन, उसके पास और भी इन्फॉर्मेशन है जो उससे मिल सकती है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एंड पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, आईओ या SHO। तो आईओ की जो रैंक है वो मिनिमम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, SI होना चाहिए। सेल फोर्थ विथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो जो नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके पास जाएंगे। कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी, हमने जो बात की थी 172(1) में कि एक केस डायरी होती है जहाँ पे आईओ सब कुछ एंट्री करता है, भाई कब उसको अरेस्ट किया गया, कहाँ किस प्लेस से अरेस्ट किया गया, अबाउट द केस। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी डेली का अकरेंस उसमें लिखा जाता है, तो उसकी एंट्रीज भेजी जाती हैं किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, अलॉन्ग विद दी कौन, एक्यूज्ड को भी साथ ले जाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के सामने। तो 167 का 1 सीधी सी बात कहता है कि जब 24 घंटे में आप नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन, तो एक्यूज्ड को विद द एंट्रीज ऑफ केस डायरी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। क्या ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वही होगा जिसका जो कॉग्निजेंस ले सकता है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे उसका जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, उसके लिए अलग अलग CRPC में प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन ऐसा बार नहीं है कि डिपेंडिंग अपॉन जुरिस्डिक्शन ही ले जाना है। देखिए 167 का 2 यहाँ पे क्या कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास ले गए आप, 1 में क्या किया आपने, मैजिस्ट्रेट के पास ले गए अलॉन्ग विद द एंट्रीज ऑफ द डायरी। तो एक्यूज पर्सन को जब पेश किया जाता है जज साहब के सामने, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पे क्या करता है, वेदर ही हैज़ जुरिस्डिक्शन और नॉट, इसको देखो हाईलाइट कर लो, जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो टू ट्राई दी सूट। मुकदमा सुनने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है वो मैटर नहीं करती है। ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज इन सच कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, तो उसको ऐसी कस्टडी में, किस कस्टडी में, यहाँ भी देखिए पुलिस कस्टडी की ही बात कर रहा है ये, पुलिस कस्टडी में भेज सकता है अगर मैजिस्ट्रेट साहब को सही लगता है, बट ये कितना, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। 15 डेज, इसको ना न्यूमेरिकल में भी लिख लें, जिससे आप जब भी डायरेक्ट रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2-2 दिन 4-4 दिन करके कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम दे के पुलिस को भेजता रहता है कि ठीक है 3 दिन के लिए रिमांड पे और ले लो, 4 दिन के लिए ले लो, लेकिन एग्रीगेट 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं देगा। तो ये जो 15 डेज है ये आपका पुलिस कस्टडी है। साथ साथ हमें ये भी क्लियर करना है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है। तो ये क्या है, पुलिस कस्टडी है। और मान लीजिए उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने के लिए या कमिटेड फॉर ट्रायल, तो उसका ट्रायल चलाने के लिए, और फर्दर डिटेंशन
लगता है उसको कि अननेसेसरी है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई एक्यूज्ड को उस मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जिसके पास इसका ज्यूरिसडिक्शन है। क्लियर हो गया? तो ज्यूरिसडिक्शन जिसके पास है उसके पास आप इसको लेके जाइए। अभी इसमें कुछ प्रोवाइजो दे दिए इसने, प्रोवाइजो बहुत कुछ क्लियर, ये प्रोवाइजो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 167(2) के प्रोवाइजो क्या है कि अगर मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस कस्टडी के अलावा, अभी यहाँ बात की जाएगी किसकी? जुडिशियल कस्टडी। समझिए इन चीज़ों को। अभी जुडिशियल कस्टडी की बात की जाएगी कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 15 डेज। भाई 15 दिन तो क्या थे, ये 15 डेज क्या थे आपके? ये तो पुलिस कस्टडी के थे। अब अगर उसे सेटिस्फाइड हो जाता है, वहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो बोलेगा कि नहीं जी इसको छोड़ना नहीं जा सकता, इसकी ज़रूरत है, इसका केस के लिए इसको अंदर रखना जरूरी है, बाहर जाएगा तो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है। अगर ग्राउंड एग्जिस्ट होते हैं बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन, तो भाई कोई मैजिस्ट्रेट नहीं रख सकता। कितना दिन के लिए? फॉर अ पीरियड, यानी कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उसको 90 डेज के लिए, 90 डेज कब होगा? जब वो ऑफेंस जो है आपका डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, यानी कि 10 साल से ज़्यादा की सज़ा। ऐसे याद रखिए, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर उस ऑफेंस के लिए है तो जो जुडिशियल कस्टडी का टाइम है वो मैक्सिमम 90 दिन होगा। और अगर 10 साल से कम है, अगर वो 10 साल से कम है तो वो क्या होगा? 60 डेज होगा। जहाँ पे अदर ऑफेंसेज, यानी कि अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा पनिशमेंट है तो वहाँ पे 90 डेज, और अगर 10 साल से कम की पनिशमेंट है, पनिशमेंट जो है 10 साल से कम है, इन दैट केस 60 डेज। इसको इस तरह से याद रखिए। ये दोनों आपके MCQ बेस्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अच्छा, तो ये बताइए, अभी इसका मतलब 90 डेज और 60 डेज जब हो जाते हैं तो उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। भाई अब तक तो यही लग रहा है ना कि जब 90 डेज था तो छोड़ दिया, 10 डेज था तो भी छोड़ दिया, सॉरी 60 डेज है तो भी छोड़ दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस पीरियड के बाद उसे कब छोड़ा जा सकता है? अगर वो बेल, चैप्टर 23 जो बेल का ऑप्शन है, बेल की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी कि बेल पे छोड़ा जा सकता है एक्यूज्ड को। लेकिन यहाँ भी अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है कि नहीं जनाब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो 60 डेज या फिर 90 डेज कंप्लीट होने के बाद क्या एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाएगा? तो हमने कहा कि नहीं, वहाँ पे एक्यूज्ड को बेल के सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी जो कि चैप्टर 23 में दी गई हैं। ये बेल से जितने रिलेटेड प्रोविज़न हो चैप्टर 23 में है आपके, जो कि 436 से स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए वो बेल के भी वो चीज़ें नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है, यानी कि बेल भी नहीं दे पा रहा है, तो एक्यूज्ड को कितने टाइम तक आप जेल में रखेंगे? भाई एक्यूज्ड जो है यहाँ पे इन सेल है और ये बेल भी नहीं दे पा रहा है और इसका ये टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया है, तो इसको कितने टाइम के लिए रखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है 436A, प्लीज़ नोट डाउन दिस, सेक्शन 436A, इसको नोट डाउन कर लें। ये कहता है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, तो कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है? अब हम यहाँ इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो इजी रहेगा। मान लीजिए अंडर सेक्शन 379 ऑफ IPC थेफ्ट का किसी के ऊपर केस लगा है, सज़ा का प्रावधान या 3 साल तक का है। अब भैया तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इसके हिसाब से 60 डेज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 10 साल से कम की पनिशमेंट है। तो क्या 60 दिन पूरे होने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा? अगर वो बेल दे देता है, बेल की कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहा है,
तो उस कंडीशन में ना तो बेल कर पा रहा है, तो इसको कब छोड़ा जाएगा? तो इसको मैक्सिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम जो 3 साल की सज़ा है, इससे ज़्यादा इसको जेल में नहीं रखा जाएगा। ये आपका 436A कहता है। आपको क्लियर होगा कि जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम टाइम, ये डाउट हो जाता है कि 60 डेज और 90 डेज में छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे अगर वो बेल वहाँ पे वो कर लेता है तो, अदरवाइज नहीं। तो आप इसको भी नोट कर लें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। CRPC के सेक्शन को हमेशा इंटरलिंक करके पढ़ें। अभी आगे चलते हैं कि नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज सो प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन। देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई जब पुलिस रिमांड बढ़वाना है 3 दिन का दिया गया, उसके बाद 5 दिन का दिया गया, 6 दिन का दिया गया, यानी कि टोटल 15 डेज तक, लेकिन उसको जब भी रिमांड बढ़वाना है तो उसको इन पर्सन लेकर आना होगा। इन पर्सन उसको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली, पहली बार भी और हर बार, एवरी टाइम। पहली बार जब पुलिस कस्टडी मांगने आए आप 167 के 1 में, तो भी उसको लाना पड़ेगा फिजिकली, और जितनी बार भी उसका टाइम ख़त्म होगा अप टू 15 डेज उसको हर बार लेके आना है। और इसके बाद भी जेल से जब भी उसको बुलाया जाएगा तो जो हर बार उसको आना पड़ेगा। टिल द एक्यूज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बट द मैजिस्ट्रेट में एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज आइदर इन पर्सन। लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा तो आइदर इन पर्सन और थ्रू मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज, जैसे अभी कोरोना में चल रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मैजिस्ट्रेट जेल से ही उसको ले सकता है, उसकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा सकता है, लेकिन पुलिस कस्टडी नहीं। नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास JMSC कितनी पनिशमेंट दे सकता है? 1 साल और 5,000 रुपये फाइन। देखिए ये भी हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को जहाँ भी मिले ना उसको तुरंत याद कर लें। ये भले ही रिलेटेड ना हो बट इन चीज़ों को याद करते हुए चलें। तो मैजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का है, अगर उसे हाई कोर्ट ने स्पेशली एम्पावर नहीं किया है तो वो डिटेंशन नहीं दे सकता है पुलिस कस्टडी जब तक कि उसे ऑथराइज न किया गया। तो यहाँ तक आपने देखा कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस था, कब किसी एक्यूज को छोड़ा जाएगा। अब यहाँ इसने देखिए एक्सप्लेनेशन देके ना चीज़ें और भी क्लियर कर दी हैं। यहाँ इसने कहा कि फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट्स, यानी कि सारे शंकाओं को दूर कर दिया यहाँ पे। और यहाँ इसने डिक्लेयर कर दिया है नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए, कि जो 60 दिन और 90 दिन की हम बात कर रहे हैं, एक्यूज शैल बी डिटेन इन कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। देखिए ये बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर कर दी है इतनी सी लाइन में। ये कह रहा है कि भी 60 दिन और 90 दिन खत्म होने के बाद भी अगर वो बेल फर्निश नहीं करता तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या कहती है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज बी, द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन मे बी प्रूव्ड बाय हिज सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन। अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर एन एक्यूज्ड पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कि भाई उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया कि नहीं लाया गया, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज पर्सन में भी प्रूव, कैसे प्रूव किया जाएगा, वही वो ऑर्डर पे जज साहब के सिग्नेचर होंगे ना उससे किया जाएगा, और जो सर्टिफाइड बाय द मैजिस्ट्रेट एज टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज पर्सन, वहाँ पे एक्यूज के भी साइन होते हैं और ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सर्टिफाई भी होता है थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज एज केस में भी। एक दूसरा प्रोवाइड जो है, अगर किसी वुमेन को रखा जाता है जो कि 18 साल से कम आयु की हैं, तो उसको कहाँ रखा जाएगा भाई? पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, रिमांड होम में, या जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, महिलाओं के जो होम सोशल वर्कर्स के होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं लेडीज़ के लिए, वहाँ पे उसको रखा जा सकता है। अभी 167(2)A देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 167(2)A है यहाँ पे, ये क्या बात करता है कि जो सब सेक्शन 1 और 2 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है,
या आईओ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, मिनिमम एसआई होना चाहिए, आपको यहाँ पे याद रखना है कि एसआई तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2A है ये इंसर्ट किया गया था यहाँ पे 1978 में, यानी कि जब बनी थी तब नहीं था, 1978 में इसको इंसर्ट किया गया, इसीलिए 2 है। मान लीजिए वहाँ पे कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास दिया जाएगा, जिसको पावर कन्फर की गई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ना, उस कंडीशन में भी 7 दिन से ज़्यादा, वहाँ क्या था 15 डेज था, यहाँ है 7 डेज, 7 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकता है। और अगर ये पीरियड ख़त्म होने के बाद एक्यूज पर्सन रिलीज कर दिया जाना चाहिए बेल पे, लेकिन वहाँ भी एक एक्सेप्शन है, अगर फर्दर डिटेंशन उसको लगता है कि रिक्वायर्ड है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसको भेज देगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द अफोरसेड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी लेकर जा सकते हैं, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 डेज के लिए रखेगा, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी 167 का 3 देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस सेल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। भाई जज साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब को रीज़न भी रिकॉर्ड करना है कि क्यों मैंने पुलिस कस्टडी बढ़ाई, क्यों जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई, उसके लिए भी लिखना है। और अदर देन सीजेएम, सीजेएम को छोड़ के कौन आ जाएगा, आपके आ जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड हाई कोर्ट से, ये एक रिपोर्ट भेजते हैं अपने रीज़न की टू सीजेएम कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये रीज़न की रिपोर्ट सीजेएम को भेजी जाती है क्योंकि सीजेएम के सबऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। 167(5) कहता है अगर कोई केस ट्राइबल है बाय मैजिस्ट्रेट एज सम्मन केस, ये देखिए सम्मन केस की यहाँ पे बात कर रहा है। सम्मन केस कहाँ डिफाइन है, 2(k)(w) में। वारंट केस कहाँ डिफाइन है, 2(k)(x) में। डेफिनेशंस भी साथ साथ ही रिवाइज करते रहिए, 14 चीज़ें याद हो जाएं। बहुत मुश्किल नहीं है सीआरपीसी, अगर आप चीज़ों को कोरिलेट करते रहेंगे तो आधी सीआरपीसी पढ़ेंगे तब तक पूरी कवर हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर सम्मन केस यानी कि जहाँ पे 2 साल से कम सजा का प्रावधान है, ऐसे केस का 6 महीने के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया गया तो मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे, इन्वेस्टिगेशन बंद करो, अब तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अगर जो आईओ है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको सेटिस्फाई कर देता है कि नहीं जी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये तो चलानी पड़ेगी हमें और भी ज़्यादा, आगे तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन, तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है। अदरवाइज 6 मंथ का क्लोज याद रखिए, सम्मन केस में 6 मंथ में अगर कंप्लीट नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाएगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा। 167(6) कहता है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई, अभी आपने यहाँ बोला ना कि इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे 6 महीने में, तो जो सेशन जज है, यहाँ याद रखिए अगर सेशन जज ये एक तरह से अपील की बात करता है, अगर आप इसको समझना तो अपील टाइप बात करता है। भाई यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब ने रोक दिया और सेशन जज को किसी ने एक एप्लीकेशन दे दी कि जनाब गलत रोका गया है, चाहिए आगे कंटिन्यू चाहिए, तो उस केस में सेशन जज जो है उसको ग्रांट कर सकता है बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, यानी बेल दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। अभी 168 देखते हैं, ये कह रहा है कि रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, यानी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर आईओ किस तरह से अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है सुपीरियर ऑफिसर को। जब कोई भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज़ मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि आईओ जो रहेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा आपका कोई एसआई, वो एसएचओ को यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अपनी रिपोर्ट देगा अंडर 168 कि मैंने क्या क्या किया है। 169 यहाँ पे कहता है कि रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, अगर आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तो भाई एक्यूज्ड को फ्री करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा प्रतीत होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को
कि यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और ना ही रीजनेबल कोई ग्राउंड बनता है कि एक्यूज्ड को मैं मैजिस्ट्रेट के पास ले जाऊँ। सच ऑफिसर सेल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, एक बॉन्ड लेके उसको रिलीज कर देगा। वो बॉन्ड जो है विद और विदाउट श्योरिटी दोनों हो सकता है। एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट इट टू अपीयर इफ when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for the trial। ठीक है, तो ऐसा भाई उसको छोड़ा जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही, या वो मैजिस्ट्रेट के सामने भी पुलिस रिपोर्ट भेज सकता है कि जिसमें कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं है, जैसा निर्णय फिर न्यायालय लेगा वो वहाँ पे लागू हो जाएगा। अभी 170 क्या बात करता है कि केस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अभी 169 में आपने कहा कि डेफिशिएंट था तो छोड़ दिया, अगर सफिशिएंट है तो भैया चालान पेश कर देना है, सीधा सा वहीं भेज देना है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा प्रतीत होता है अफसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि ये मेरे पास तो सफिशिएंट एविडेंस है या रीजनेबल ग्राउंड है, तो वो अफसर क्या करेगा, एक्यूज्ड को अंडर कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता है उसके पास भेज देगा। पुलिस रिपोर्ट पे 173 का चालान बनेगा यहाँ पे 173 के चालान में, और एक्यूज को ट्राई करने के लिए ट्रायल के लिए भेज देगा। अगर ऑफेंस बेलेबल है और एक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, सेल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, बेलेबल है तो वो खुद भी छोड़ सकता है या उसको मैजिस्ट्रेट साहब भी, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मैजिस्ट्रेट अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड, तो उसको बेल पर भी छोड़ा जा सकता है। और जब एसएचओ साहब को ऐसा लगता है पुलिस स्टेशन को, और वो एक्यूज को कहाँ भेजते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास, या फिर वो सिक्योरिटी ले लेते हैं उसके अपीयरेंस के लिए बिफोर सच मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, तो ही शैल सेंड टू सच मैजिस्ट्रेट एनी वेपन और अदर आर्टिकल विच इट मे बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस बिफोर हिम। अगर कोई वेपन या कोई दूसरा आर्टिकल उससे प्राप्त हुआ है तो जैसे अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपने देखा था कि जो चीज़ें उससे मिली हैं, सेल रिक्वायर द कंप्लेनेंट एंड सो मैनी ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर्स टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस एज ही मे थिंक नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड प्रोसिक्यूट टू गिव एविडेंस इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। इफ द कोर्ट ऑफ सीजेएम, यहाँ पे अगर सीजेएम की कोर्ट में इज मैंशनड इन दी बॉन्ड में सीजेएम की कोर्ट मेंशन है, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच सच मैजिस्ट्रेट में रेफर द केस। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट भी जहां वो इंक्वायरी और ट्रायल के लिए केस को रेफर कर सकता है, वो कोर्ट भी वहां पे इंक्लूड हो जाएंगी। वहाँ एक प्रोवाइजो है कि रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन्स, वो वहाँ पे देना होगा। अभी सब सेक्शन 4 देखिए क्या कहता है कि जो ऑफिसर है इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड सेल डिलीवर ए कॉपी देयरऑफ टू द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड। अगर कोई ऐसा बॉन्ड है तो एक कॉपी उस व्यक्ति को भी दी जाती है, एंड सेल देन सेंड टू द मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। और जो ओरिजिनल है ना भाई, वो किसको भेज दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी अपनी रिपोर्ट के साथ में। तो यहाँ तक आपने 170 तक कवर कर लिया हमने। इसके आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे सो दैट जहाँ पे चालान कैसे पेश होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। हमने बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 4 वीडियो यहाँ पे बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप हमसे मेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाकर उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन्वेस्टिगेशन का हमारा पार्ट कैसा लगा है, और इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उनको देख लें। टोटल 4 वीडियो हमने बनाए हैं इसके ऊपर। आई होप इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छे नहीं लगते तो कम से कम डिसलाइक करें, लेकिन अपना व्यू मुझे ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।